आज हम पढ़ेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। ये टॉपिक फर्स्ट पार्ट में अभी बचा हुआ था, तो इसको पूरा करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। चार्जिंग एंड डिस्चार्ज। हम इसमें केमिस्ट्री पार्ट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाने में, सिर्फ फिजिक्स के कंसेप्ट्स लिंक्ड विद दीज टॉपिक्स आई विल डिस्कस। ठीक है, वो ठीक भी रहेगा। हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, पता नहीं आपको क्या समझ में आ जाए, कुछ उल्टा ही समझ जाओ, है ना। तो हम फिजिक्स ही पढ़ा लें। कोई एग्जांपल दो जब हम चार्जिंग करते हैं, यानी डे टू डे लाइफ में कोई एग्जांपल वेयर वी आर चार्जिंग द सेल्स। फोन चार्ज करते हैं, कार की बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज होती है, इन्वर्टर की बैटरी ये भी चार्ज होती है, कुछ सेल्स भी होते हैं जो चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं आप जिन्हें चार्ज नहीं कर सकते। तो जिनको नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, और जो चार्ज कर सकते हैं उनको क्यों कर सकते हैं, फिर ये भी पता होना चाहिए। बेसिक आइडिया दे रहे। घड़ी में जैसे सेल लगा हुआ है, ये पीछे जो घड़ी लगी है इसमें सेल लगा होगा कोई ना कोई, और कुछ टाइम के बाद ये घड़ी चलना बंद हो जाती है, फिर हमें लगता है सेल खत्म हो गया। सेल में क्या खत्म हो गया ये देखते हैं, फिर हम इसको हटाकर दूसरा सेल लगा देते हैं, क्योंकि इसको चार्ज नहीं किया जा सकता, रिचार्ज नहीं कर सकते। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इनमें कुछ रिएक्शंस होती हैं। हम जब भी सेल यूज करते हैं तो इनमें रिएक्शन होती है, और कुछ ये वेक्टर साइन क्यों लगा दिया हमने, अभी वेक्टर पढ़ा के आ रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेरी सिंपल। और जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस। तो हमारे पास एक सेल है, ये हमारी घड़ी है या बल्ब है, कुछ भी लगा लो, करंट फ्लो हो रहा है। तो जब भी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड थ्रू द सर्किट। क्लियर। रिएक्शंस कुछ इस तरह से होती हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर वो ऐसे मूव करते हैं, हम कहते हैं करंट ऐसे फ्लो होता है, कन्वेंशनल करंट। reactants are being consumed, products are being formed, हम कहते हैं सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज। माइंड यू, सेल में कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है, कोई चार्ज स्टोर नहीं होता है। ये कहावत है कि सेल डिस्चार्ज हो गया, सेल चार्ज हो गया, चार्जिंग कर रहे हैं, बट उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक रिएक्शन हो रही है जिससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स उनमें इन्वॉल्व होते हैं। दे मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव थ्रू द सर्किट। क्लियर। करंट ऐसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेल में करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऐसे, सेल में ऐसे, ऑब्वियसली। ठीक है। और जब ये सारे रिएक्टेंट्स 2 4 6 महीने में प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए तो ये कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं तो रिएक्शन बंद हो गई, रिएक्टेंट्स खत्म हो गए, है ना। तो सेल बेकार हो गया, अब हमने उसको फेंक दिया, फेंक कर नया लगा दिया, नए में फिर ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हैं, फिर से वही का वही प्रोसेस शुरू। ठीक है, वेरी सिंपल आइडिया। ओके, अब कुछ सेल्स या बैटरीज जिन्हें रिचार्ज कर सकते हैं उनमें क्या होता है, उनमें केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती है। वेरी सिंपल आइडिया। तो जब आप सेल को यूज कर रहे हैं, ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ए एंड बी आर गेटिंग कन्वर्टेड टू सी एंड डी। ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है। ये जैसे जैसे यूज होते जाएंगे प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे, रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे। तो फोन में लिखा होता है ना 60%
बैटरी 40%, यानी ये 60% बच गए हैं, 40 कन्वर्ट हो चुके हैं, बैटरी 40% रह गए, मतलब अब रिएक्टेंट्स कितने बच गए, 40% बच गए हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोडक्ट्स। वेरी सिंपल। अब अगर उल्टा करंट फ्लो कर दें तो इनमें रिएक्शन होगी, ये जब रिएक्ट होते हैं तो करंट फ्लो होता है, और अगर हम इसमें से करंट फ्लो कर दें रिवर्स डायरेक्शन में, अब इनमें रिएक्शन होगी, जब इनमें रिएक्शन होगी तो ये बनने लगते हैं। सिंपल आइडिया। ए और बी में रिएक्शन हो रही है तो सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, सी और डी में हो रही है तो सेल इज गेटिंग चार्ज। ठीक है, ए और बी गेटिंग कन्वर्टेड टू दीज प्रोडक्ट्स, तो सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, अगर इनमें रिएक्शन शुरू हो जाए ये बनने लग जाएंगे तो सेल की चार्जिंग हो रही है। जब ये सारे रिएक्ट होकर इसमें कन्वर्ट हो गए 100% चार्ज हो गया। वेरी सिंपल आइडिया। ठीक है, अब कुछ सेल्स चार्जेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन। क्लियर। अब आ जाओ यहां, करंट फ्लो है, द सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज, हमें इसे चार्ज करना है, क्या करें, इसमें से रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो करेंगे, कोई आइडिया दिया जाए। वी वांट टू फ्लो करंट इन दिस डायरेक्शन, अभी तो ऐसे फ्लो हो रहा है, हम चाहते हैं ऐसे फ्लो हो जाए इसमें से, तो ये चार्ज हो जाएगा, कोई तरीका बताओ विमान। इसमें से करंट इधर फ्लो करना है? अच्छा, कह रहे हैं टर्मिनल्स को उल्टा कर दो, बात तो वही हो गई, हम नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसमें देखो ऐसे फ्लो हो रहा है ना, हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कराना है इसके अंदर, तो क्या करें, आकृति कुछ बता रही है, हमें बताओ ना, अशनूर क्या बोल रही थी? हाँ, ऑब्वियसली इसमें से करंट फ्लो करने के लिए आपको कोई सेल चाहिए होगा, कोई बैटरी चाहिए होगी, यहाँ भी तो हम चार्जिंग कैसे करते हैं, सॉकेट में लगा देते हैं, है ना, तो इससे ज्यादा ईएमएफ का सेल यूज किया जाए, सेल या बैटरी कुछ भी, इससे ज्यादा ईएमएफ की, और ऐसे कनेक्ट की जाए कि करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए, तो कैसे कनेक्ट करोगे, ध्यान दो, ऐसे लगा दो, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट, क्योंकि इसका ईएमएफ ज्यादा है, करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा और ऐसे फ्लो। ठीक है, we have two cells, we have two cells, ध्यान से देखो, दे सपोर्ट ईच अदर, दोनों का करंट इधर ही फ्लो होगा, सो दे सपोर्ट ईच अदर। अगर एक का ईएमएफ E1 एक का E2 तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। और इनको अगर ध्यान से देखें तो इसका करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका ऐसे फ्लो होगा, तो दे अपोज ईच अदर, तो फिर इसमें नेट ईएमएफ कितना होगा, E1 माइनस E2, या E2 माइनस E1, जो बड़ा है, जो जिसका ईएमएफ ज्यादा है, माइनस द स्मॉलर ईएमएफ। ठीक है, अब टर्मिनल्स को चेक करो, इसके कौन से टर्मिनल्स कनेक्टेड है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड हो तो दे आर इन अपोजिशन टू ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कनेक्टेड, दे सपोर्ट ईच अदर। हमें यहाँ अपोजिशन में कनेक्ट करना है, और यहाँ नहीं, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ, इधर इधर इधर, कहीं भी लगा सकते हो। क्लियर, आगे समझ में। और जब भी चार्जिंग करते हैं रजिस्टर साथ में यूज करते हैं, हर सर्किट में, हर न्यूमेरिकल में दिखेगा आपको, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ सेल अ रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एनी रीजन फॉर दैट, यू कैन थिंक ऑफ लॉजिकल रीजन, कोई, जोर से बोलना, अच्छा जोर से बोल रहा है, पता नहीं, हाँ, मरने,
अलवा बताता होते हैं ऐसे आंसर्स. Why we add on and alwa? Why we need to connect a resistance in series? देखो आई गिव यू एन आइडिया. ये है मान लो 2 वोल्ट का, ठीक है. बैटरी है हमारे पास 110 वोल्ट की या 100 वोल्ट की. अब हम इससे इसको चार्ज करेंगे तो करंट बहुत ज्यादा हो सकता है. करंट बहुत ज्यादा हो सकता है. तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं. A series resistance is connected during charging of a cell to control current. ठीक है, वेरी सिंपल आइडिया. अब दिमाग में ये भी आ सकता है इतनी ज्यादा ईएमएफ का सेल मत यूज करो, कम ईएमएफ का कर लो. अब हमारे पास चार्जिंग के लिए एक ज्यादा ईएमएफ का सेल रखा हुआ है, 2 वोल्ट का भी कर सकते हो, इससे 10 वोल्ट भी चार्ज हो जाएगा, 15 वोल्ट भी चार्ज हो जाएगा, 20 वोल्ट हो वो भी चार्ज हो जाएगा, सारे ही कर सकते हैं. इसलिए जनरली होता ही है कि हमारे पास ज्यादा ईएमएफ होता है, इसका ईएमएफ कम होता है. तो करंट कंट्रोल करने के लिए फिर एक रेजिस्टर यूज. आगे समझ में. सर्किट एक बार फिर से बनाते हैं और लिखते हैं कुछ फॉर्मूले जो हमें चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए. बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं. So pay attention. We have a cell EMF E1, internal resistance R1 needs to be charged. अपोजिशन में कोई एक और इससे हायर ईएमएफ का सेल या बैटरी कनेक्ट करें, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हो, सीरीज में लगाना है. ठीक है, सर्किट समझ में आ गया. राइट. कौन बताएगा करंट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? जनरल फॉर्मूला I इक्वल टू E बाय R प्लस R. ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. यार ये लाइट बंद कर दो प्लीज. हाँ, इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शन आ गया इसकी. हाँ, नेट ईएमएफ कितना होगा? E2 माइनस E1, ठीक है, बाय रेजिस्टेंस. सारी रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगी हुई है, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R और सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2. वेरी सिंपल आइडिया. ओके. अब इसमें इसकी चार्जिंग हो रही है और इसकी क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग. दिस सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड. हाँ, इसको चार्ज कर रहे हैं ना, इसकी हेल्प से. खुद तो बेचारा डिस्चार्ज ही हो रहे हैं वो, ठीक है, और ये चार्ज हो रहा है. जो डिस्चार्ज हो रहा है ये तो हम पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू E माइनस IR. और जो चार्ज हो रहा है V इक्वल टू E माइनस माइनस IR. आया समझ में? वाई माइनस आई? क्योंकि इससे करंट एक्चुअली तो ऐसे फ्लो होना चाहिए, हम उल्टा फ्लो कर रहे हैं, तो माइनस आई. तो क्या फॉर्मूला होगा? V इक्वल टू E प्लस IR. हमने थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे बस 50, अभी तक नहीं किए हैं. ओके. तो इतना स्लो क्यों चल रहे हैं? हाँ, ध्यान दो. पे अटेंशन. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग V इक्वल टू E माइनस IR. इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस I जो भी फ्लो है इनटू R. और ड्यूरिंग चार्जिंग V इक्वल टू इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR. इसका EMF और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेंगे. किसकी वैल्यू ज्यादा होती है, EMF की या टर्मिनल वोल्टेज की? हमेशा नहीं होती है. देखो ध्यान से. अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो EMF की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर सेल चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ज्यादा होगी. असाइनमेंट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, 8th 9th कुछ शुरू में ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना. ओके. करंट की डायरेक्शन किधर होगी? हमने मार्क नहीं किया है, अब कर रहे हैं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? आशिल? हाँ, और ये दो भाई, ये भी पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब किसकी बात कर रहे हो? इसके हिसाब से इसका ईएमएफ ज्यादा है, करंट की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। आ गया समझ में? जिसका ईएमएफ ज्यादा है, करंट हमेशा हर सर्किट में उसके अकॉर्डिंग मार्क किया जाएगा। क्लियर है ये कंसेप्ट एकदम? अब हमें कितना समझ में आया ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता लगेगा। असाइनमेंट दिया था आपको? नहीं दिया था? तुम आते ही नहीं हो यार, हमें छोड़ के चले जाते हो, ये तो गलत बात है। राइट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89। सबसे पहले असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन पढ़ा जाए, सर्किट ड्रॉ करें। मेक श्योर यू ड्रॉ द सर्किट, नोट द वैल्यूज और फिर सॉल्व करें। ट्राई करो। सो क्वेश्चन नंबर 89 from the assignment, cell of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm is charged using another cell of EMF 20 volt and internal resistance 2 ohm. Okay, 20 volt 2 ohm, 2 volt 1 ohm, 20 volt 2 ohm. A series resistor of 6 ohm is connected in the circuit. 6 ohm. Find current in the circuit and the terminal voltage across each cell. हमने सेल्स को इकट्ठा ही लगा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इजियर वे पास पास लगा दें जिससे गलती नहीं होगी। टर्मिनल्स चूज करने में कि कौन सा टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करें। करंट की डायरेक्शन मार्क करें किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ हायर ईएमएफ। हो गया, तीनों आंसर आ गए वरने। ओके, I इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, जनरल फॉर्मूला फॉर करंट। ई द नेट ईएमएफ कितना होगा? 20 माइनस 2 और रेजिस्टेंस 6 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 प्लस 1, सो इट कम्स आउट टू बी, ठीक है? नहीं, इट कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। ठीक है जी। नाउ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। इसकी चार्जिंग हो रही है, ध्यान रखना, और इसकी डिस्चार्जिंग, जो डिस्चार्ज हो रहा है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और जो चार्ज हो रहा है V इक्वल टू ई प्लस आई आर। तो E कितना है इसका? 2, आई हमने कैलकुलेट किया 2 एम्पियर, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1, सो दैट कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट। ठीक है, सही है। और इसके लिए V इक्वल टू 20 माइनस करंट 2 एम्पियर, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2, so that comes out to be 16 volt. I hope this is clear. बहुत easy concept है। Next, that was 89. 85 circuit draw करो। Question number 85. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85 स्लाइटली डिफरेंट, इसमें एक दो रेजिस्टर्स एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। तो question says 85, two cells EMF 5 volt and 9 volt and internal resistance 0.3 ohm and 1.2 ohm. 9 volt and 5 volt, 9 volt and 5 volt. Internal resistance 0.3 ohm and 1.2 ohm. ये कितना है? 0.3 ohm. Are connected in series in opposition to each other. The combination is connected. The combination is connected to the series combination of resistances 4.5 ohm and 6 ohm. Another resistance of 3 ohm is connected in parallel with 6 ohm resistance. Find current through 3 ohm and terminal voltage across each cell. 3 ohm का करंट कितना है ये भी फाइंड करना है।
और टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ हायर ईएमएफ। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम करंट निकालने का, करंट के लिए नेट रेजिस्टेंस चाहिए होगी, दैट्स 2 ओम, और सेल्स ऑब्वियसली 9 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। ठीक है भाई, कोई गड़बड़ तो नहीं है। करंट कितना आया, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ई कितना है 9 माइनस 5, रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करो 6.5 प्लस 1.2 प्लस 0.3, दैट्स 4 by 8 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब दोनों सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। 3 ओम रेजिस्टर से करंट निकालना है, वो भी निकालते हैं, बट पहले सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी चार्जिंग हो रही है, इसकी, तो V इक्वल टू E प्लस आई आर, एंड दिस इज गेटिंग डिस्चार्ज, तो E माइनस आई आर। E कितना है 9, I कितना था 0.5 और R 1.2, कितना आ गया ये 8.4 वोल्ट। ठीक है, चेक करना है ना, क्या आंसर आया बेटे। हाँ क्या रहा है, कितना, क्या करंट, हेलो, हाउ कम 4.5 प्लस 2 कितना हो गया, अरे वो हम तो टोटल करंट निकाला हमने, वो तो निकाला ही नहीं अभी। 3 ओम का करंट अभी फाइंड नहीं किया है, हमें टोटल करंट चाहिए इन दोनों का टर्मिनल वोल्टेज के लिए, तो पहले वो निकाल रहे हैं। हो गया, इसके इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा 5 प्लस 0.5 इंटू 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 5.15 वोल्ट। चेक करो भाई अपने अपने आंसर्स। ठीक है, अब रह गया करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, वो कैसे निकालेंगे लावण्या, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर, अश्नूर, करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर कैसे फाइंड किया जाए, ये हमने कैपेसिटर्स में ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ओके, पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, अश्नूर कह रहे हैं पहले इन दोनों का पोटेंशियल निकाल लो अलग अलग, सेम ही होगा पोटेंशियल तो। अच्छा, इसका और इसका पोटेंशियल निकाल लें, फिर वो कैसे करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं। somebody else, श्रेया, अलवा, एड ऑन ने आंसर निकाला था, एड ऑन बताओ, हेलो, कितना आंसर बताया था आपने, 3 ओम से करंट 1/3 कैसे निकाला, हाँ, ऑल आंसर देख के बता दिया इसने, हाँ हाँ 2 ओम आ गई, ओके, समझ लो अब, अश्नूर, आकृति, वर्णित, ये कह रहे हैं 6 और 3 की नेट रेजिस्टेंस निकालो, कितनी आ गई 2 ओम, ये इसलिए बनाते हैं सर्किट, और इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, तो इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर V इक्वल टू आई आर, आई कितना है 0.5, आर कितना है 2 ओम, तो कितना आ गया 1 वोल्ट। ठीक है, हमें इसका करंट निकालना है ना, तो इन दोनों की नेट रेजिस्टेंस निकाल ली, ये कितनी आ गई 2 ओम, अब 2 ओम से करंट कितना है 0.5 एम्पियर, तो आई इंटू आर से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आ गया। ठीक है, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। अब दोनों का करंट निकाल सकते हैं, करंट के लिए फॉर्मूला I इक्वल टू V बाय आर, V बाय आर
तो कितना आ गया 1/3 एम्पियर, और इसका निकालना हो तो 1/6 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है एकदम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 86 में इंटरनल रेजिस्टेंसेस को चेंज कर लो, 1 ओम एंड 2 ओम करना चेंज। क्वेश्चन नंबर 86 में सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करें 1 ओम एंड 2 ओम, 0.5 की जगह 1 ओम लिख लें और दूसरी 2 ओम। ये होमवर्क है, खुद करना क्वेश्चन। सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सो ट्राई इट लेटर ऑन। ये हो जाना चाहिए। आगे बढ़े। अब हमारे कौन से क्वेश्चंस बच गए हैं? फर्स्ट 50 क्वेश्चंस है ना, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट 50 क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिए होंगे। कोई रह गया जिसने अभी तक नहीं किए? है ना, कितने किए हैं उसमें से 50 में से? हैं डाउट्स हैं? यस, कोई असाइनमेंट दे दो, मैं एक दे सकता हूँ तो। somebody help me। आप दे दोगे तो फिर आप कैसे पढ़ोगे? यस, starting with question number 1। What is the net charge in a conductor when current is flowing through it? 0 पढ़ा था हमने। Every atom remains neutral in charge, so the net charge of the conductor is 0. Second, name the charge carriers in metals: electrons or semiconductors. Semiconductors, electrons and holes। ये होल्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे चैप्टर, तब बताएंगे, वहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लिख लो भाई जान, हाँ भूल जाएगा। कुछ चीजें नोट करो जो आपको लगता है कि अलग होंगी, राइट। एलॉयज में चार्ज कैरियर्स: इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, आयंस, गैसेस, electrons and positive ions. Okay. Third, order of drift velocity: 10 is to power minus 4 meter per second. Fourth, although electrons in a metal conductor possess velocities due to their thermal energies, the net current in the absence of applied potential is 0. Why? इलेक्ट्रॉन्स में थर्मल वेलोसिटीज होती है, बट स्टिल द नेट करंट इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल इज 0। पढ़ा था हमने, रीजन दो। Okay, due to random motion of electrons, the average velocity is 0. Fifth, what's the most important condition for the current to flow? Presence of potential difference. Sixth, draw VI graph of an ohmic conductor and state what does the slope represent. VI graph, VI graph, and the slope represents resistance. Example of a non-ohmic conductor: semiconductors. Better answer. Semiconductors, they are non-ohmic conductors. और अगर सेमीकंडक्टर्स का वीआई ग्राफ प्लॉट करना हो, ध्यान रखना वी यहाँ लेना, आई यहाँ, आगे हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, ये भी पढ़ेंगे, बट अभी ग्राफ ड्रॉ कर लो। हाँ, छोटा सा ग्राफ जहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है नॉन ओमिक कंडक्टर का, वहीं पर ड्रॉ कर लें। तो नॉन ओमिक कंडक्टर का वीआई ग्राफ प्लॉट करना आ जाए, ऐसे प्लॉट करें तो दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। नाउ व्हाई दे डोंट ओबे ओम्स लॉ, इनकी वर्किंग पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। एंड दैट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, तो वहीं पढ़ेंगे। एट्थ, विच इज हायर वैल्यू ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज? तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? ईएमएफ की। अभी बताया, जब चार्जिंग होगी तो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब डिस्चार्जिंग होगी तो ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा होगी। नाइन्थ, under what condition EMF can be equal to terminal voltage? When? No. हाँ,
V इक्वल टू ई माइनस आई आर, कब दोनों इक्वल होंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, ऐसा होता नहीं है, किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती, हो भी नहीं सकती। तो ये मुद्दा तो खत्म हो गया, तो क्या रह गया? करंट। हाँ, व्हेन करंट इज जीरो, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फिर टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, electrons in a conductor under the action of applied potential get accelerated, why then they possess steady speed? अश्नु रीजन दो। हाँ, बिकॉज वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इससे कुछ समझ नहीं आया हमें। विवान आंसर बताओ। कांस्टेंट, वही तो पूछ रहा है, वो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होती है, इसका रीजन चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लग रही है कंटिन्यूअसली, दे गेट एक्सेलरेटेड, स्टिल द वेलोसिटी इज नियरली कांस्टेंट। श्रेया, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन्स, जो स्पीड बढ़ने नहीं देते, ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। 11th, electrons drift with a very slow speed. How is it then that the current is established as soon as the circuit is closed? Answer बताओ। Okay, all it electronic movement starts simultaneously throughout the conductor. Right. 12th, although charge on electron is small, still large current can be obtained. वर्णित आंसर बताओ। Okay, due to presence of large number of free electrons. Large number of free electrons. 13. Mention the direction of conventional current. Positive to an electronic current, negative to positive. 14. If the length of a conductor is half and the area is doubled, will the resistivity increase or decrease? अरे नहीं, वो बता रही है चेंज होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। चेंज क्यों होगी, या नहीं होगी या होगी, क्या कह रहे हो? Question number 14, if the length of a conductor is halved and area is doubled, no change in resistivity, it's independent of length and area. 15, of metals and alloys which has higher temperature coefficient of resistance, metals. 16, what is the effect of heating of conductor on the drift velocity of electrons? Drift velocity का formula Vd equal to E by m into tau. The moment you increase the temperature, the electrons, they start colliding in a shorter span of time. So relaxation time decreases. So drift velocity also decreases. The collisions occur faster, so relaxation time decreases. So drift velocity will also decrease. Right? Then we have question number 17. Appliances in a house are switched on one by one. What's the effect on the resistance of the circuit? कौन बताएगा? आशील आंसर बताओ। 17. Appliances are being switched on one by one. जैसे हम रूम में अप्लायंसेस को ऑन करते हैं, स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, फिर स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, फैन जल गया, चल गया, है ना? तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट हो रहा है? कम होता जाएगा। रीजन दो। Why the equivalent resistance keeps decreasing? Okay, household appliances, they are connected in parallel. ठीक है, सारे अप्लायंसेस, सारे डिवाइसेस, सारे सर्किट्स, जितने भी बिल्डिंग्स के सर्किट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज सर्किट जहां भी होंगे मेंशन्ड होगा, अदरवाइज वी अज्यूम दे आर इन
पैरेलल, तो पैरेलल में रेजिस्टर्स बढ़ाते जाएं, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी. And the next question, what are the advantages of having parallel connections? क्या कह रहे हो? वोल्टेज सेम रहती है, बट हमें वोल्टेज सेम चाहिए नहीं, ये तो हमारी मजबूरी है. ओके ओके, दिस इज द आंसर मेनी स्टूडेंट्स गिव. ध्यान दो, ये एलईडी लाइट एक्चुअली 6 वोल्ट से ऑपरेट हो सकती है. कितने? जस्ट 6 वोल्ट. हाउ मच पोटेंशियल वी आर अप्लाइंग? 220 वोल्ट. तो हमने इसको 220 में कनेक्ट कर रखा है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज द अवेलेबल पोटेंशियल इज 220. अदरवाइज वी कुड हैव रन इट एट 6 वोल्ट. तो इसमें फिर हमें एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ा है 220 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए. तो वो तो मुश्किल कर दिया काम. पोटेंशियल सेम होने की वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गई, बट हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं था. और कोई आंसर बताएं? ओके, if any of the appliances gets damaged, it does not affect the working of others. That's one advantage. Or so but devices को करंट कम चाहिए तो उसका क्या फायदा हुआ? सर्किट में रेजिस्टेंस कम होती है पैरेलल में, दैट्स ओके. वो आंसर, वो बात तो ठीक है, बट इट डजंट रिलेट टू आवर क्वेश्चन. हाँ, ओके, ये आइडिया अच्छा है. सीरीज में अगर लगे तो एक ही स्विच लगा सकते हैं, या तो सारे ऑन हो जाएंगे या सारे ऑफ हो जाएंगे. इन पैरेलल वी कैन प्रोवाइड सेपरेट स्विच टू एवरी अप्लायंस. ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखे हुए नोट कर लो ये बातें, अगर नहीं लिखी हैं तो. वो पोटेंशियल वाला तो काट ही देना, दैट्स नॉट करेक्ट. ठीक है, पहला क्या था? इफ वन ऑफ द अप्लायंसेस गेट्स डैमेज्ड इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर्स. दूसरा क्या हो गया एडवांटेज? सेपरेट स्विच कैन बी प्रोवाइडेड टू ईच अप्लायंस. एक और, somebody, anybody? हाँ, एक और एडवांटेज चाहिए पैरेलल सर्किट्स का. विवान, आप भी कोई आंसर दे दिया करो. हैं? हाँ बोलो ना. अच्छा, एक और. वरने ये भी कभी नहीं बोलता, जवाब ही नहीं देता है. हना फिर भी बोल देती है मैंने क्वेश्चन कर लिया है. हाँ, हना, एनी अदर रीजन? एडवांटेज? श्रेया? अरे एक और. सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट बिल ज्यादा हो जाएगा, जिससे करंट बिल कम हो जाएगा. करंट ज्यादा हो जाएगा जिससे करंट कम हो जाएगा. करंट बिल कम हो जाएगा पैरेलल में लगा. क्यों? एक एक अप्लायंस लगा. some other idea? Every appliance actually requires different current for its operation. इस एलईडी लाइट को बहुत कम करंट चाहिए, फैन को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, एसी को बहुत ज्यादा चाहिए, हीटर रिक्वायर्स हायर करंट. तो सभी अप्लायंसेस को अलग अलग करंट चाहिए. सीरीज में यू कैन नॉट प्रोवाइड डिफरेंट करंट, तो इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. ईच अप्लायंस कैन ड्रॉ द रिक्वायर्ड करंट. ईच अप्लायंस कैन ड्रॉ द रिक्वायर्ड करंट. लिख लो, काम की बात बताइए हमने. समझ आ गए? लिखा हुआ है दिविशा? तो बोल तो रही नहीं है, देखो हम पूछ रहे हैं, कह रही है हमें, मेरे को बुलवाते हो सर आप, थक जाती हो बोलते बोलते. यस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 18. तो दिविशा बताएगी 19 का आंसर. अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू अ सेल? हाँ, ये नहीं किया. अंडर व्हाट कंडीशन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू अ सेल? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगी. ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस मत लगाओ, डायरेक्ट सेल के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दो तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, तो उसमें आर 0 करते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. 20th, व्हाट्स द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी? 10,000 ohm, 10 kilo ohm. On an average, it's 10 kilo ohm.
21. Why standard resistance coils are made of magnenin? Reason चाहिए? Okay, it has low temperature coefficient of resistance. लक्ष्य इसका मतलब क्या होता है? It has low temperature coefficient of resistance means हाँ अल्फा की वैल्यू कम होती है, तो इसका एक्चुअल फायदा क्या होगा, मीनिंग क्या होगा? ओके, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. ठीक है. नेक्स्ट 22. द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर. व्हाई डू वी यूज कॉपर एज कनेक्टिंग वायर्स? लो रेजिस्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी. नेक्स्ट, why bends in a resistor do not affect the resistance of a conductor. 23rd. वायर्स में बेंड्स होते हैं, उससे रेजिस्टेंस पर अफेक्ट नहीं होता, इसका रीजन चाहिए. Resistance depends on length and area, which does not change if the wires bend. Okay. Any other reason you can think of? कोई और रीजन जो सोच सकते हो? Yes, yes. इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है. अगर फास्ट होती तो बेंड्स पर उसका इफेक्ट होता. ऑब्वियसली आप बहुत स्पीड पे जा रहे हो और सडनली यू नीड टू टर्न एट राइट एंगल, तो यू नीड टू स्लो डाउन, ओनली देन यू कैन टर्न. ठीक है ना. कोई भी व्हीकल है बहुत स्पीड पे जा रहा है, टर्न करना हो तो इट हैज टू बी स्लो डाउन. और अगर धीरे जा रहा हो तो उसी स्पीड पे टर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. सेम है. इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत कम होती है, तो देयर मोशन डजंट गेट अफेक्टेड एट बेंड्स. ऐसा भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स हैव लो इनर्शिया ऑफ मोशन which is not affected at bends. ठीक है. स्मॉल इनर्शिया ऑफ मोशन तो अफेक्ट नहीं होगा. आ गया समझ में? इनर्शिया, टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन or tendency to remain at rest. So once they are in motion, they have a tendency to remain in motion. स्पीड कम है इसलिए अफेक्ट नहीं होता है. आ गया समझ में? ओके. 24th. Copper and nichrome wire are connected in series in a circuit. Through which of them will there be more current? सेम होगा. रीजन सीरीज ना, सीरीज में करंट सेम होता है. ओके. नेक्स्ट इज factors on which resistivity depends on relaxation time. It depends on number density of free electrons. हाँ, वो नेचर ऑफ मटेरियल में दो फैक्टर्स आ गए. कौन कौन से? एक तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा टेम्परेचर या रिलैक्सेशन टाइम. 25th. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. अच्छा ये तो हो गया ना, सॉरी. नेक्स्ट, व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स जीरो. द कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर. बताया था आपको, रेजिस्टेंस पढ़ा था जब हमने. टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बिकम्स जीरो. बस, बाकी नहीं किए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. If the length of a conductor, if a length of a wire conductor is doubled by stretching it, keeping potential difference constant, by what factor does the drift speed of electrons change? आंसर चाहिए. If we stretch a wire and the length becomes double, but we keep the potential constant, how does the drift velocity change? Drift velocity is E by m into tau, और E को लिख सकते हैं V by L. Now that gives the answer. The length is doubled but potential remains same. तो अगर इसको डबल कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा? हाफ हो जाएगी. नोट कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है.
जिन्होंने नहीं लिखा है लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, where should a resistance be connected, before the bulb or after the bulb to decrease current? बल्ब से पहले लगानी चाहिए या बाद में? Doesn't matter means okay, same current flows in both the cases. Let me explain for some students who find it difficult to understand. ज्यादातर लोगों को लगता है बल्ब से पहले लगाओ, क्योंकि करंट कम करना है ना, बाद में लगाने का क्या फायदा। तो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। वी हैव 10 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, 3 ओम रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट किया है, ये 2 ओम थी, कितना करंट होगा? 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, आ गया समझ में? अब ये रेजिस्टेंस बाद में लगा दें अगर बल्ब के 3 ओम, बल्ब की रेजिस्टेंस 2 ओम, अप्लाइड वोल्टेज सेम 10 वोल्ट, अब करंट कितना होगा? सेम 2 एम्पियर। तो जहां मर्जी लगा दो, करंट तो सेम ही फ्लो होगा। ठीक है, पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी, डजंट मेक अ डिफरेंस, जहां मर्जी कनेक्ट कर दो। सीरीज में लगा रहे हैं, इट इंक्रीजेस द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Next, question number 29. What happens to the resistance of a conductor if its temperature is increased? Increases. Okay, पढ़ा है हमने पूरा कंसेप्ट। एंड्रिया, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सारे? ये एंड्रिया के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। 30 सिलेबस से हट गया, छोड़ दे। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 31, रेजिस्टेंस की डायमेंशंस बताई जाए। एम एल स्क्वायर टी माइनस ए माइनस 2 और रेक्टेंगल